हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई वीडियो में। तो आज अपनी क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। पाठ 2 जो मात्रक तथा मापन चल रहा है उसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो जहाँ तक हमने पिछली वीडियो में करा दिया था उससे आगे का पोर्शन आज हम बताएंगे आपको। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अब जो अगला टॉपिक है हमारा वो है द्रव्यमान का मापन, ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो हमारा है द्रव्यमान का मापन, मेजरमेंट ऑफ मास। द्रव्यमान का मापन। द्रव्यमान का मापन जानने के लिए हमें यह भी तो पता होना चाहिए कि द्रव्यमान क्या होता है। तो किसी वस्तु जो होती है, कोई वस्तु जो होती है, उस वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा या उस वस्तु में उपस्थित पदार्थ की जो मात्रा होती है वही उस वस्तु का द्रव्यमान होता है। और द्रव्यमान किसी भी वस्तु का मूलभूत या आधारभूत गुण होता है। और द्रव्यमान ताप, दाब, वस्तु की स्थिति, इन चीजों पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। तो इस बात को हम यहाँ पे सबसे पहले द्रव्यमान के मापन के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि द्रव्यमान क्या होता है, ठीक है। तो द्रव्यमान, मास। तो द्रव्यमान जैसा कि मैंने आपको बताया है बिल्कुल वही परिभाषा, वही चीज होती है। और समझ में भी आपको अच्छी तरीके से आ रहा होगा कि किसी वस्तु में उपस्थित उस पदार्थ की मात्रा को ही हम वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। और ये द्रव्यमान जो होता है किसी भी वस्तु का फंडामेंटल गुण होता है, फंडामेंटल वर्च्यू होता है, ठीक है। तो ये बात हमें याद रखनी है, आधारभूत गुण होता है किसी भी वस्तु का, ठीक है। चलो, तो इस बात को हम यहाँ पे राइट डाउन कर देते हैं कि द्रव्यमान क्या होता है। द्रव्यमान किसी वस्तु का आधारभूत गुण होता है। द्रव्यमान किसी वस्तु का आधारभूत गुण होता है। किसी वस्तु में निहित, किसी वस्तु में निहित या उपस्थित, किसी वस्तु में निहित या उपस्थित पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान कहलाती है, कहलाती है, ठीक है। और द्रव्यमान ना तो ताप पे डिपेंड करता है, ना दाब पे डिपेंड करता है, और ना ही वस्तु की स्थिति पे डिपेंड करता है। अच्छा, स्थिति का मतलब क्या होता है? जैसे ये है, इसमें थोड़ा मान लेते हैं 10 ग्राम वजन है। 10 ग्राम वजन को मैंने ऐसा कर दिया, पहले ऐसे था अब ऐसा कर दिया, तो कुछ भी चेंज हुआ इसका द्रव्यमान में? नहीं चेंज हुआ, ठीक है। तो यही चीज है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं इस बात को भी, ये भी महत्वपूर्ण बात है। द्रव्यमान ताप, कॉमा दाब व वस्तु की स्थिति, वह वस्तु की स्थिति आदि कारकों पर निर्भर नहीं करता है। आदि कारकों पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। तो यहां तक आपको बात क्लियरली समझ में आ गई। तो आगे अब हम बात करेंगे, द्रव्यमान हमको समझ में आ गया, द्रव्यमान कितने प्रकार का होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो द्रव्यमान मापन की विधि के अनुसार, मापन की विधि के अनुसार द्रव्यमान हमारा 2 प्रकार का होता है, ठीक है।
मापन की विधि के अनुसार द्रव्यमान हमारा दो प्रकार का होता है, और वो कौन सा होता है वो हम यहाँ पे आपको राइट डाउन करते हैं। मापन की विधि के अनुसार, मापन की विधि के अनुसार किसी वस्तु का द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। ठीक है, तो मापन की विधि के अनुसार किसी भी वस्तु का द्रव्यमान जो होता है वो दो प्रकार का होता है। और कौन सा होता है? सबसे पहला जो द्रव्यमान होता है वो होता है हमारा जड़त्वीय द्रव्यमान, जड़त्वीय द्रव्यमान। और दूसरा जो होता है हमारा वो होता है गुरुत्वीय द्रव्यमान, गुरुत्वीय द्रव्यमान। ठीक है, तो मापन की विधि के अनुसार किसी वस्तु का द्रव्यमान जो होता है वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, तो पहला जो होता है जड़त्वीय द्रव्यमान, जिसको हम कहते हैं इनर्शियल मास, और दूसरा जो होता है इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल मास। ग्रेविटेशनल मास। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जड़त्वीय द्रव्यमान की। ठीक है, जड़त्वीय द्रव्यमान की बात करेंगे। फर्स्ट नंबर जो है वो हमारा है जड़त्वीय द्रव्यमान, इनर्शियल मास। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात इसी की करते हैं, जड़त्वीय द्रव्यमान की। जड़त्वीय द्रव्यमान क्या होता है? जड़त्वीय द्रव्यमान को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए जड़त्व को, सीखना होगा, समझना होगा जड़त्व को, जिसको हम कहते हैं इनर्शिया, जिसको हम कहते हैं इनर्शिया। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वस्तु की विरामावस्था, गति की अवस्था व गति की दिशा में होने वाले परिवर्तन, गति की दिशा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, विरोध करता है, उस वस्तु का जड़त्व कहलाता है, उस वस्तु का जड़त्व कहलाता है। यानी कि किसी भी वस्तु का ऐसा गुण जो वस्तु की विरामावस्था, गति की अवस्था या वस्तु की दिशा में, गति की दिशा में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन का विरोध करता है, वह गुण ही क्या कहलाता है? वस्तु का जड़त्व कहलाता है।
ठीक है। और जड़त्व जो होता है, किसी वस्तु का जो जड़त्व होता है, जड़त्व की माप भी क्या है, द्रव्यमान है। किसी भी वस्तु के जड़त्व की माप क्या है, द्रव्यमान है। ठीक है, ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। यहां हम लिख देते हैं इस बात को कि किसी वस्तु के जड़त्व की माप, ठीक है, द्रव्यमान है। तो विरोध करने वाला गति में हो वस्तु, विरामावस्था में हो, या फिर गति की दिशा में परिवर्तन हो रहा हो, तब जो विरोध उत्पन्न हो रहा है वह विरोध ही क्या है, उसका जड़त्व है। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। तो जड़त्व जब हमें समझ में आ गया तो जड़त्वीय द्रव्यमान भी हमें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो अब हम बात करेंगे जड़त्वीय द्रव्यमान की। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। तो जड़त्वीय द्रव्यमान क्या होता है कि किसी वस्तु पर लगाए गए कुल बाह्य बल, किसी वस्तु पर लगाए गए कुल बाह्य बल और बल के कारण वस्तु की गति में उत्पन्न त्वरण के अनुपात को ही हम कहते हैं उस वस्तु का जड़त्वीय द्रव्यमान। ठीक है, ये बात फिर दोबारा से रिपीट कर दूं मैं कि किसी वस्तु पर लगाए गए कुल बाह्य बल और बाह्य बल के कारण वस्तु की गति में उत्पन्न त्वरण के अनुपात को ही उस वस्तु का जड़त्वीय द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे इसकी परिभाषा कि किसी वस्तु पर लगाए गए कुल बाह्य बल तथा बल के कारण वस्तु की गति में उत्पन्न त्वरण के अनुपात को वस्तु का जड़त्वीय द्रव्यमान कहते हैं। जड़त्वीय द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, यानी किसी वस्तु पर लगाए गए कुल बाह्य बल और बाह्य बल के कारण वस्तु की गति में उत्पन्न त्वरण के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, उस वस्तु का जड़त्वीय द्रव्यमान कहते हैं। अगर किसी वस्तु पर जो बल लगाया गया है, कुल बाह्य बल जो है, यदि किसी वस्तु पर कुल बाह्य बल जो है वो हमने लगाया कितना, बाह्य बल जो है वो लगा दिया हमने F, और उस F बल के कारण वस्तु की गति में उत्पन्न त्वरण, वस्तु की गति में उत्पन्न त्वरण अगर A है, स्मॉल a है, तो वस्तु का जड़त्वीय द्रव्यमान क्या होगा, तो वस्तु का जो जड़त्वीय द्रव्यमान होगा वो क्या होगा, कुल बाह्य बल बटे गति में उत्पन्न त्वरण, बल द्रव्यमान को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, और बाह्य बल कितना है, कैपिटल F है, और उसका त्वरण कितना उत्पन्न हुआ गति के कारण, तो वो जो है द्रव्यमान हमारा F/A हो जाएगा। समझ में आ रही बात? इसको ही हम क्या कहते हैं, इसी को हम जड़त्वीय द्रव्यमान कहते हैं। बात क्लियर समझ में आ रही है? एक बार और समझा दूं मैं कि किसी वस्तु पर लगाए गए कुल बाह्य बल तथा बल के कारण वस्तु की गति में उत्पन्न त्वरण के अनुपात को ही हम उस वस्तु का जड़त्वीय द्रव्यमान कहते हैं। यदि किसी भी वस्तु पर लगाया गया कुल बाह्य बल F हो और गति में उस बल के कारण उसकी गति में उत्पन्न त्वरण अगर A हो, तो जड़त्वीय द्रव्यमान जो होगा कुल बाह्य बल बटे वस्तु की गति में उत्पन्न त्वरण है, अर्थात m बराबर F/A। और एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि वस्तु के जड़त्वीय द्रव्यमान का जो मापन है वो जड़त्वीय तुला द्वारा किया जाता है। ये बात भी यहाँ पे राइट डाउन कर दे रहा हूं कि वस्तु
के जड़त्वीय द्रव्यमान का मापन वस्तु के जड़त्वीय द्रव्यमान का मापन जड़त्वीय तुला द्वारा किया जाता है। जड़त्वीय तुला द्वारा किया जाता है। ये बात भी हमको ध्यान में रखनी है। ये आपका जड़त्वीय द्रव्यमान कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे गुरुत्वीय द्रव्यमान की। ठीक है, तो गुरुत्वीय द्रव्यमान जो होता है, जैसा पिछले जड़त्वीय द्रव्यमान में था उसी तरीके से गुरुत्वीय द्रव्यमान में होता है कि पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी के गुरुत्वीय जनित त्वरण, गुरुत्वीय जनित त्वरण यानी गुरुत्व के अंतर्गत जब वस्तु जो है वो मुक्त रूप से गिरती है तो उसमें गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण के ही अनुपात को, यानी कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्वीय त्वरण के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, उस वस्तु का गुरुत्वीय द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, एक बात समझ में आ रही है आपको? फिर दोबारा से मैं रिपीट कर दूं कि किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वस्तु की गति में उत्पन्न गुरुत्वीय त्वरण के अनुपात को ही हम उसका गुरुत्वीय द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे। तो किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल तथा पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु के गुरुत्वीय त्वरण के अनुपात को वस्तु का गुरुत्वीय द्रव्यमान कहते हैं। बात समझ में आ रही है ना कि किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, हर वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण लगता है पृथ्वी का, तो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण जो बल लगा है और गुरुत्वाकर्षण बल तथा पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु के गुरुत्वीय त्वरण के अनुपात को ही या गुरुत्वीय जनित त्वरण के अनुपात को ही हम उस वस्तु का गुरुत्वीय द्रव्यमान कहते हैं। अगर किसी वस्तु द्वारा या किस पृथ्वी द्वारा जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो कितना होता है, पृथ्वी द्वारा या पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, ये लिख सकते हैं यहां पे हम, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कितना है, ये पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो है Fg मान लिया हमने। ठीक है, और गुरुत्वीय त्वरण अगर स्मॉल g हो, गुरुत्वीय त्वरण जो है वो स्मॉल g हो और गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल g से डिनोट करते हैं, तब गुरुत्वीय द्रव्यमान क्या होगा, तब गुरुत्वीय द्रव्यमान क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल बटे गुरुत्वीय त्वरण। अर्थात यहां पे गुरुत्वीय द्रव्यमान को भी हम m से डिनोट करेंगे और गुरुत्वाकर्षण बल Fg और बटे में g। ठीक है, ये F सफिक्स में g है। ठीक है, तो इसको हमें ध्यान रखना है, ग्रेविटेशनल फोर्स है ये। ठीक है, तो यही क्या होता है हमारा, यही हमारा गुरुत्वीय द्रव्यमान होता है। ठीक है, इसको समझ लेना है। अच्छा, एक चीज और समझनी है यहाँ पे, जिस तरीके से जड़त्वीय द्रव्यमान को जड़त्वीय तुला के द्वारा मापा जाता है, उसी तरीके से जो गुरुत्वीय द्रव्यमान होता है
गुरुत्वीय द्रव्यमान को भौतिक तुला या स्प्रिंग तुला, भौतिक तुला या स्प्रिंग तुला द्वारा मापा जाता है, मापा जाता है। ये बात भी हमको ध्यान में रखनी है। ये आपके द्रव्यमान से संबंधित चीजें थी जो हमने यहाँ पे क्लियर करी है एकदम से। बात समझ में आ रही है ना? तो उम्मीद है आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। इस पार्ट का जो अंतिम टॉपिक है वो है हमारा रेडियन को डिग्री सेल्सियस में तथा डिग्री सेल्सियस को रेडियन में बदलना। तो किस तरीके से बदला जाता है उसको देखेंगे हम यहाँ पे। सबसे पहले नंबर पे क्या है, रेडियन को डिग्री सेल्सियस में बदलना। तो रेडियन को डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए केवल और केवल 180 बटे पाई से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ इस बात को हम लिख देते हैं कि रेडियन को डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए 180 बटे पाई से गुणा करते हैं। बस इतनी बात हमको याद रखनी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक सवाल लेते हैं हम कि पाई बटे 6 को, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। ठीक है, पाई बटे 6 को डिग्री सेल्सियस में बदलिए। ठीक है, तो पाई बटे 6 को डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए हमने आपको बता दिया है कि केवल और केवल 180 बटे पाई का जिस संख्या को हमें चेंज करना है, हम केवल उसमें कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 180 बटे पाई से। तो यहाँ पे पाई से पाई खत्म, 6 एकन 6 और 6 तिया 18, यानी कि 30 जो है 30 डिग्री सेल्सियस। तो पाई बटे 6 को अगर डिग्री सेल्सियस में हमें बदलना है तो केवल और केवल 180 बटे पाई से इसमें मल्टीप्लाई करना होगा। एक और सवाल लेते हैं, जैसे मान लिया हमने यहाँ पे कि पाई बटे 12 को रेडियन में चेंज कीजिए या को डिग्री सेल्सियस में बदलिए। तो पाई बटे 12 को रेडियन डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करेंगे हम, तो वही सिंपल सा ट्रिक है क्या, 180 बटे पाई से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो पाई से पाई खत्म, 12 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 एकन 12, 6 बच जाएंगे, 12 पंजे 60, यानी कितना हो जाएगा 15 डिग्री सेल्सियस। ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि डिग्री सेल्सियस में रेडियन को हम किस तरीके से बदलते हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे अगले टॉपिक की, जो है हमारा डिग्री सेल्सियस को रेडियन में बदलना। डिग्री सेल्सियस को रेडियन में बदलना। ठीक है, सेकंड नंबर जो है वो है हमारा डिग्री सेल्सियस को रेडियन में बदलना। तो किस तरीके से बदला जाता है, इसका सिंपल सा लॉजिक है कि डिग्री सेल्सियस को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 से गुणा करते हैं। पाई बटे 180 से गुणा करते हैं। बस इतनी बात हमें ध्यान में रखनी है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देते हैं,
100 डिग्री सेल्सियस को रेडियन में बदलिए, रेडियन में बदलिए। तो बहुत सिंपल, मैंने एक ही बात बताई आपको कि डिग्री सेल्सियस को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 से गुणा कर दीजिए। तो हमें क्या करना है, 100 डिग्री सेल्सियस को रेडियन में बदलना है। तो कुछ नहीं करना, केवल 100 डिग्री सेल्सियस इंटू पाई बटे 180। ठीक है, तो ये 0 से 1 0 खत्म, 5 दूनी 10 या 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 2 निम्मे 18, यानी कि 5 पाई बाई 9 हो जाएगा। यानी रेडियन में वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 पाई बटे 9। इसी तरीके से एक आध एग्जांपल और लेते हैं, देखते हैं। तो एक एग्जांपल लिया हमने, जैसे मान लो अब हमें चेंज करना है 150 डिग्री को सेल्सियस को, 150 डिग्री सेल्सियस को रेडियन में बदलिए, रेडियन में बदलिए। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, वही अभी जो बताया है। करना क्या है, केवल और केवल इसमें पाई बटे 180 अंश से मल्टीप्लाई कर देना है, इंटू पाई बटे 180 अंश। देखो 0 से ये 0 खत्म और ये कट जाएगा, 3 पंजे 15 और 3 छिक्के 18। तो 5 का पाई मल्टीप्लाई 5 पाई अपॉन में कितना हो जाएगा 6, ये इसका रेडियन में मान हो जाएगा। तो उम्मीद है यहां तक आपको पूरा तरीके से ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो आज इस वीडियो में हमने इस पार्ट को पूरा क्लियर भी कर दिया है। जो आपका पार्ट था मात्रक तथा मापन, यहाँ पे आके क्लियर होता है। ठीक है, इस पार्ट के न्यूमेरिकल्स भी आपको वीडियोस के बाद में मिल जाएंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। ठीक है, और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आपको आपके पास कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आएगा वीडियो का। ठीक है, तो वीडियो आपको अच्छा लगा है तो उसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे की अगली वीडियो जो हमारी है वो आपको प्राप्त हो सके। और इस चैनल के माध्यम से हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि थ्योरी और न्यूमेरिकल आपको पूरे कंप्लीट मिलेंगे इस चैनल पे। ठीक है, पूरी थ्योरी आपको एक एक चैप्टर की। ठीक है, धन्यवाद।